सबसे पहले बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। ना शहरियों के लिए दिन को सुकून है, ना रात को चैन है कि इलेक्ट्रिक रात के औकात में लोड शेडिंग ना करने के वादे से मुकर गया। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली ने अवाम की नींदें हराम कर रखी हैं। शहरी कहते हैं 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहेगी तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी, कारोबार कब होगा, नींद कब करेंगे कि इलेक्ट्रिक से आखिर कौन पूछेगा। ज़ीशान मुगल रिपोर्ट करेंगे। कराची वालों, रात को सो कर दिखाओ, के इलेक्ट्रिक ने खुला चैलेंज दे दिया। दिन को चैन, न रात को सुकून। बेलगाम इदारे ने मुल्क के सबसे बड़े शहर में आवाम की नींदें हराम कर दी। लांडी, कोरंगी, लियारी, गार्डन, गोलीमार, पाक कॉलोनी, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में रात भर बिजली की आंख मचोली जारी रही। रात होती है आराम के लिए, अब रात में इन लोगों ने जीना मुश्किल किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ही जा रही है, तकरीबन ज़्यादा ही जा रही है। अब तो लाइट दिन में 3-4 दफ़ा जा रही है, आपके सामने, रात में भी नहीं। सारी रात जागेंगे, सुबह काम पे जाएंगे, मतलब जाया ही नहीं जा रहा होता, तो काम करना एक बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। जाहिर से उसमें आपकी इंप्रेशन भी आपका डैमेज होता है आपके ऑफिस के अंदर। प्रमोशन की बात तो बहुत दूर चली गई, आप अपनी जॉब सिक्योर करने में लगे रहते हो। नॉर्थ नाज़माबाद से लेकर नेवल कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, खोखरा पार, लियारी, गर्ज के शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 मरतबा बिजली बंद न की जाती हो। ना गाली दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता सिस्टम कैसे करें इनको। हुकूमत जा रही है, आ रही है, भी हो रहा है, वो हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाले अपने पत्नी किन चक्करों में लगे पड़े। बिजली के यूनिट जो है इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, हर महीने जो है बिलों पे जो इंक्रीमेंट लगाते रहते हैं लोग, और लाइट ये लोग देते नहीं है। मुश्किल से बामुश्किल पूरे दिन के अंदर भी जो 3 से 4 घंटे लाइट होती है। अरबों खरबों रुपए मुनाफा कमाने वाली के इलेक्ट्रिक ईंधन और सरमाया न होने का पुराना राग अलाप रही है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। और ऐसे में रात को बिजली नहीं होगी तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, माहिरीन नफ्सियात ने खबरदार कर दिया है। डॉक्टर मुइज़ कहते हैं बिजली न होने से ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन समेत कई बीमारियां फैल सकती हैं। किसी भी शख्स के लिए रात बहुत ही अहम होती है, क्योंकि रात को वो सोएगा तो सुबह काम कर सकेगा। अगर रात को आपको नींद नहीं मिली तो जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सोच ले। नंबर 1, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर आप दिन के वक्त भी जागे रहे और रात के वक्त भी जागे रहे तो आपको डायबिटीज होने का खतरा है। नफ्सियाती तौर पर सबसे बड़ा मसला होगा कि इंसान झुंझुलाहट में मुब्तला होगा, इरिटेबल होगा, गुस्सा आएगा, फोकस नहीं होगा और इसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है, गलत फैसले करने का खतरा है। सुबह खवातीन घर पे काम करते हुए हो सकता है हाथ कट जाए छुरी के साथ। बराए करम जिसने भी फैसला किया है बहुत ही गलत फैसला है। कम से कम इसमें माहिर नफ्सियात को, डॉक्टर्स को शामिल करना चाहिए ऐसे फैसले करने से पहले। तो शुरू हो गया है जुलाई, अब सिंध और बलूचिस्तान में होगी धुलाई। जी हाँ, आज से मॉनसून का ताकतवर सिस्टम बारिश बरसाने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। माहीगीरों को खबरदार किया है कि समंदर की तरफ देखें भी नहीं। बलूचिस्तान के जिला कोलू में 2 दिन से जारी बारिशों ने तबाही मचा रखी है। बारिश होगी और धुआंधार होगी। कराची समेत सिंध भर में आज से बादल बरसना शुरू होंगे। सावन की लड़ी 5 जुलाई तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया है। माहीगीरों को सख्ती से समंदर में ना जाने की हिदायत की गई है। 4 दिनों के लिए सिंध के तमामी अजला में तेज बारिश का इम्कान है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो सकती है। बलूचिस्तान के मुतादिद मकामात पर भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कोलू के मुख्तलिफ इलाकों में 2 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। तहसील तंबू में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हुए। कराची में बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन KMC ताहाल नाले साफ नहीं कर सकी। न्यू चाली के करीब से गुजरने वाला नाला ताहाल कचरे से भरा हुआ है। समा के नुमाइंदे मोहम्मद हफीज से तफसीलात जान लेते हैं। जी मोहम्मद हफीज। जी बिल्कुल, इस वक्त कराची में जो है बरसात का मौसम जो है वो नजर आ रहा है। किसी वक्त भी जो है बरसात का आगाज हो जाएगा। शहर में बड़े बड़े दावे किए गए थे बल्दियाती इदारों की जानिब से कि शहर के छोटे बड़े नालों में जो है सफाई का काम जो है वो जारी है। बेशतर नालों की सफाई की गई है, लेकिन सबसे अहम तरीन इलाका है डिस्ट्रिक्ट साउथ का न्यू चार्ली, जो नाला शारा लियाकत से होता हुआ
चंडीगढ़ रोड पर जाता है, सिंध मसजिद इस्लाम के इतराफ में ये नाला वाक़ है। यहाँ पर कचरे का अंबार है, मुकम्मल तौर पे ये कचरा जो है, कचरे से ये नाला चौक नजर आता है। इतराफ में रहायशी इमारतें भी हैं, कारोबारी मराकिज भी हैं। अहम तरीन ये न्यू चाली पे नाला है। बताया जाता है कि 2 किलोमीटर से जायद का इसकी जो है लंबाई है नाले की, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे शहर के अंदर 500 से ज्यादा छोटे बड़े नाले जो है उनकी हालत जो है इंतहाई जो है वो खराब दिखाई देती है। कचरे के अंबार लगे हुए हैं, कई मिट्टी के ढेर हैं। अब देखना यही कि अभी कुछ देर में जो है बारिश का कहा जा रहा है। आज बारिश का बताया गया था कि बारिश होगी, महकमा मौसमियात की जानिब से मौसम जो है वो हो गया है मुकम्मल तौर पे। अब कराची वाले इंतजार कर रहे हैं, कराची वालों को बारिश और मुश्किलात जो है, पहले बारिश होगी, उसके बाद जो है मुश्किलात का भी जो है वो सामना जो है वो हो सकता है, यही नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि शहर के नाले तो बता रहे हैं कि बरसात के बाद जो है बहुत खतरनाक सूरत हाल जो है वो सामने आ सकती है। कराची की जो गली महल्ले सड़कें हैं तालाब का मंजर पेश करेंगे, क्योंकि नाले बेशतर नाले जो है तमाम तर दावों के बावजूद जो है अब तक साफ नहीं हो सके हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो बादल किसी भी वक्त बरस सकते हैं, मगर क्या इंतजामिया तैयार है? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं छोटे बड़े नाले साफ किए हैं, मगर 3 बड़े नाले मुकम्मल साफ ना हो सके। समा से गुफ्तगू में एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मजीद क्या बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। जहाँ हमारे नशेबी इलाकों में नई ड्रेनेज और सेवरेज के निज़ाम को डेवलप करने की ज़रूरत थी, उसको डेवलप किया गया। शहर के छोटे बड़े नाले हैं उनको भी साफ किया गया है। काम करने के कुछ लवाजमात होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और एट टाइम्स वो जो प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करने में इतना वक्त लग जाता है जिसकी वजह से वो काम बर वक्त कंप्लीट नहीं हो पाता। जो 3 बड़े नाले थे गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद, उसके ऊपर हम फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट से काम कर रहे थे और वहाँ पर 15 जून तक काम को मुकम्मल होना था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली काम मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि शहरियों को मैक्सिमम रिलीफ इंशाल्लाह दिया जा सके। और बहुत जल्द लोड शेडिंग में कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से वादा कर लिया, कहा पिछली हुकूमत ने सस्ती गैस ना खरीद कर मुजरिमाना गफलत बरती। इंतहाई मुश्किल चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएं। जो कोशिश कर रहे हैं उसके अभी तक खातर खा नताइज सामने नहीं आ रहे, उसकी वजूहात से हम अच्छी तरह आगाह हैं। पिछली हुकूमत ने जो बिजली के प्लांट्स थे वक्त के ऊपर उनकी मुरम्मत नहीं कराई, सस्ती तरीन गैस वो ख़रीदती, उसने अपनी मुजरमाना गफलत की बना पर जब गैस $3 या $4 पर स्पॉट मार्केट में मिल रही थी वो उन्होंने सौदे नहीं किए। ये जेन्युइन चैलेंजेस हमें मिले यूँ ही हमने हुकूमत संभाली, जिसको कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। लेकिन फ़िक्र न करें, इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह बिजली की लोड शेडिंग में खातर खा कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई को लेने के देरे पड़ गए। उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब बहाली की दरखास्त लेकर अदालत गए। बुज़दार क्या बहाल होते, उल्टा हमजा शहबाज को ही बाकायदा वज़ीर-ए-आला तस्लीम करना पड़ गया। हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के इत्तेफाक राय के बाद 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आला के इंतखाब का हुक्म दे दिया। तफसीलात जानिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। एक समात में 2 वक्फों के साथ 3 सेशंस में ही पंजाब का बड़ा आईनी बहरान हल। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पीटीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट ने एक ही रोज में निपटा दी। तहरीक इंसाफ ने 7 रोज का वक्त देने की सदा की, अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से 21 रोज दे दिए। हमजा शहबाज को पहले परवेज इलाही और बाद में इमरान खान ने दोबारा इंतखाब तक वज़ीर-ए-आला तस्लीम कर लिया। हमजा शहबाज और परवेज इलाही के इत्तेफाक राय के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब के दोबारा इंतखाब के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर। हमजा शहबाज और परवेज इलाही को लाहौर में तलब करके वीडियो लिंक पर शामिल समात किया गया। परवेज इलाही के वकील ने ज़िमनी इंतखाब तक इलेक्शन रोकने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया, आपको ज़िमनी इलेक्शन तक हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला कबूल हैं? परवेज इलाही के इनकार पर चीफ जस्टिस ने वादे किया कि कानून के मुताबिक हल निकलने पर हमजा शहबाज तो हट जाएंगे, लेकिन नुकसान आपको भी हो सकता है। वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज ने इस्तदा की कि आज इलेक्शन होने दिया जाए, ज़िमनी इलेक्शन जीतने पर अदम एतमाद लाई जा सकती है। ये भी कहा कि कानूनी जवाज हो तो साइड पर होने को तैयार हूँ। इस दौरान परवेज
जुलाई ने दोबारा इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन PTI के वकील बाबर एवान ने एतराज कर दिया। पर अदालत ने कहा आप तो अपने उम्मीदवार के साथ एक पेज पर ही नहीं, पानी में मट्टी न डालें, हल निकालें। बाबर एवान को इमरान खान से हिदायत लेने के लिए 10 मिनट की मोहलत दी गई। बाद में अदालत के पूछने पर बाबर एवान ने बताया कि इमरान खान भी मान गए हैं। अदालत ने मामला निपटाते हुए कहा कि तहरीरी हुक्म 1 रोज बाद जारी किया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। 22 जुलाई का इलेक्शन हम ही जीतेंगे, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को पक्का यकीन। कहा नंबर्स पूरे ना होते तो घर चला जाता। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अदालती फैसले को कबूल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ अलग था, PTI का मौक़िफ़ अलग था, आपस में भी सोच का रब्त नहीं था। मैंने अदालत उज़्मा को बताया अगर मेरे पास नंबर ना होते रन ऑफ इलेक्शन के तो मैं आज जज साहब आपके सामने पेश ना होता कि अभी इलेक्शन कराएं और जो ऐवान फैसला करेगा मैं उसको दिल से कबूल करूंगा। उन्होंने कहा जी कि आप 17 जुलाई को जब 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद 5 दिन में इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो आप 22 को दोबारा इलेक्शन कराएं। तो मैंने कहा ये तो काबिल कबूल है कि अपने वकला ने, इनके तमाम पार्लिमानी लीडर ने वहाँ पर अदालत उज़्मा वहाँ पर मौक़िफ़ दिया है। 22 जुलाई को जो इंतखाब होंगे उसके नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा तो हम उसको कबूल करेंगे। अब सिर्फ मोज़ेज़ जज साहिबान गवाह नहीं है, आप सब भी गवाह हैं। 17 जुलाई का दिन दूध का दूध पानी का पानी होगा और 22 जुलाई का जो इलेक्शन होगा मुस्लिम लीग नून उसको जीतेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया, जो चीज़ें हम चाहते थे वो मान ली गई। अदालत चाहती है जो माहौल अदालत के अंदर बना वो अदालत के बाहर भी रहना चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं और वो फैसले में भी, और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फ़ैसला हुआ है। और उन्होंने मुझे कहा है जी कि स्पीकर साहब इंश्योर करें कोऑर्डिनेटर रिलेशनशिप और सारा रूल्स के मुताबिक होगा। मैंने कहा जी ये हमजा साहब से पूछ लें, मैं ही इनके प्रोडक्शन के आर्डर भी करता रहा जब ये जेल जाते थे। तो इसलिए माहौल उन्होंने कहा जिस तरह आपने यहाँ क्रिएट कर लिया है वहाँ भी ये क्रिएट रहना चाहिए, स्पिरिट यही रहनी चाहिए और जमहूरियत का भी इसी को फ़ायदा है और सियासतदानों का जो बदनामी होती है उससे भी आप बच सकते हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं परवेज़ इलाही हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनके पास गए लेकिन उन्होंने इमरान खान के साथ जाने का फ़ैसला किया। बाज़ औक़ात सियासत में गलत फ़ैसले हो जाते हैं, हमारी अददी अक्सरियत उनसे बहुत ज़्यादा है। वो लाहौर में डेंगू आगाही वॉक के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे बुजुर्ग हैं, इस उम्र में तो सेहरा नहीं सजना चाहिए और मेरे लिए काबिल इज़्ज़त भी है। बाज़ का सियासत में डिसीजन गलत हो जाते हैं, बहरहाल ये उनका अपना डिसीजन है, लेकिन हम तो ज़ाहिर उनके पास गए थे, मुस्लिम लीग नून भी गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गई थी, मौलाना फजलुर रहमान भी गए थे। बहरहाल उनका अपना डिसीजन है तरीके इंसाफ से इत्तेहाद का, लेकिन वाज़ेह तौर पर जो अददी बर्तरी है वो हमजा शहबाज साहब को हासिल है। फिगर्स को देखें तो हम 177 पे हैं, वो 168 पे हैं। 168 को पूरा करना भी मेरा ख्याल है उनके लिए ज़रा मुश्किल होगा। इंशाल्लाह 17 जुलाई का जो इलेक्शन है उसमें भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की हमायत से और दीगर जमातों की हमायत से इंशाल्लाह जीतेगी। महकमा एंटी करप्शन ने फराह खान को गैर कानूनी तौर पर इकॉनमिक जोन में 10 एकड़ ज़मीन कौड़ियों के भाव अलॉट करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के CEO राना यूसुफ और सेक्रेटरी मकसूद अहमद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने फराह खान और उनकी वालदा की कंपनी को 60 करोड़ रुपए मालियत की 10 एकड़ ज़मीन 8 करोड़ 30 लाख रुपए में अलॉट की। मुकदमे के मुताबिक इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए कंपनी की वैल्यू 2 अरब रुपए की होनी चाहिए थी। इसके लिए फराह खान के शौहर एहसन जमील गुजर ने 2 अरब की जाली गारंटी दी। एहतसाब अदालत लाहौर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ान शुगर मिल्स केस में मुस्तकिल हाज़री मौफ़ी की दरख्वास्त पर तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली अवान ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया, जिस पे करार दिया गया कि शहबाज शरीफ 2021 से बाकायदगी से अदालत में पेश होते रहे हैं। अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है। उनका हर पेशी पर अदालत में पेश होना मुश्किल है। हक़ाइक़ और हालात के पेश नज़र शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़री मौफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अदालत ने शहबाज शरीफ की जानिब से उनके नुमाइंदे मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट को हाज़री के लिए मुकर्रर कर दिया।
मुल्क भर में कोरोना के बार जारी। कराची में 24 घंटों के दौरान 528 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यह अहम खबर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के बार जारी हैं। कराची में 24 घंटों के दौरान 528 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये 528 केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के बार जारी हैं, जबकि लाहौर में 110, इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर भी कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पेशावर में 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोयटा में 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और शरह 2.90% रही है। NIH का ऐसा मौक़िफ़ है कि कराची की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद में गैर मामूली कमी आ गई है। मरकजी शाहराहों पर सुबह और शाम के औकात में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल खत्म हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं साद साबरी। ये कराची की वही शाहराह फैसल है जो शाम होते ही ट्रैफिक के बहाव की वजह से जैम हो जाती थी, मगर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद शहर की सड़कों पर रश के औकात में भी ट्रैफिक जैम की सूरत हाल ही खत्म हो गई है। मैं इस वक्त शाहराह फैसल के अवामी मरकज़ के मकाम पर मौजूद हूँ और इस वक्त अगर हम बात करें तो ठीक 5:45 हो रहे हैं। ये वो टाइम है जब शाहराह फैसल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव होता था। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो है वो गुजर रही होती थी, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चल रही होती थी। शाहराह फैसल पर सफर करने वाले हों या ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले, सब ही इस फर्क की वजूहात को अच्छी तरह समझते हैं। सर मैं रोज़ गाड़ी लेके आता था और अब जो है मैं महीने के अंदर एक दफ़ा बामुश्किल गाड़ी लेके निकलता हूँ। कि लोग जो है अब अपने हिसाब से चला रहे हैं कि पूरा अफोर्ड कर सकें, जो वही पेट्रोल और वही गाड़ी चला रहे हैं जो अफोर्ड कर लें। ट्रैफिक में कमी महसूस होती है, लोगों ने गाड़ियाँ बंद कर दी। हमारा भी काम धंधा बिल्कुल ऐसे स्लो जा रहा है, सवारी हमारे साथ जाती नहीं। एक कार में एक आदमी होता था तो उन्होंने कंबाइन कर लिया कि चलो हम 2 साथ मिलकर चलते हैं। बजट की वजह से 2 लड़के टावर जा रहे हैं, अब वो अलग अलग बाइकों पे जाते थे, अब उन्होंने कहा हम ज्वाइन चलते हैं। शाहराह फैसल के नुक्ता आगाज मेट्रोपोल पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले मोहम्मद मजहर ने कहा है कि चंद हफ्ते पहले और अब की सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क पड़ चुका है। शाहराह फैसल पे ट्रैफिक तकरीबन 40% कम हो गई है और पीक आवर के टाइम भी ट्रैफिक तकरीबन नॉर्मल चलती है। वो अब हिसाब नहीं है कि जो पहले पूरा रोड पैक होता था। 5-6 बजे फुआरा चौक से लेके नसी तक तकरीबन ये बम्पर टू बम्पर चलती थी, लेकिन अब जो है बिल्कुल नॉर्मल चलती है ट्रैफिक और बहुत फ़र्क पड़ा है ट्रैफिक के ऊपर। बहुत कम हो गई हैं गाड़ियाँ पेट्रोल की वजह से। सड़कों पर ट्रैफिक की सूरत हाल की कमी का पेट्रोल की फरोख्त पर तकरीबन 1/3 असर पड़ा है। 2-3 हफ्ते के दौरान बड़ा ट्रैफिक में हमें कमी नजर आई। हकायक क्या है, जरा आप बताइएगा अपने तजुर्बे। देख तकरीबन 30% कम हो गई। अब हमें देखना है कि हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। नहीं देंगे तो हम बंद कर देंगे। कार वाले मोटरसाइकिल पर और मोटरसाइकिल वाले काम पर आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, मगर कराची में ज़रूरत के मुताबिक बसें ही मौजूद नहीं हैं। बसेस के तादाद के हिसाब से पैसेंजर उससे दोगुने हो गए हैं। अभी पहले कम थे, उसके ज़्यादा अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दिए और वो जो है ना ट्रांसपोर्ट लाइन की तरफ आ गए हैं। शहरी अपनी कन्वेंस से बसों की तरफ माइल हो रहे हैं, मगर वहाँ भी बढ़ते किराए बसों के अमले और मुसाफिरों के दरमियान तनाज़े का सबब बने हुए हैं। तो खुदा की कसम डीजल का पैसा पूरा नहीं हो रहा है। अभी भी इस बात भी लड़ाई हो रहा था, वो बोले कि यार हम लोग कहाँ से दे, अवामों में इतना सांस किधर है। अब हाल मैंने घर पे खड़ी कर दी मैंने। अब मैं बसों में रोज पंचायत होती है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत के पास भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इसका एक फायदा शहरियों को ट्रैफिक जैम से निजात की सूरत में भी निकला है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ साद साबरी, समा, कराची। लाहौर में नामालूम अफराद ने सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमला आवर अयाज अमीर का मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला पंजाब को तहकीकात की हिदायत कर दी है। हमजा शहबाज ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर में नामालूम अफराद का सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमला। नामालूम मुल्ज़िमान ने दुनिया TV के दफ्तर के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया। मोबाइल फ़ोन भी छीन कर ले गए। वाक़े का मुकदमा थाना किला गुजर सिंह में ड्राइवर की मुद्दयत में 6 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अयाज अमीर कहते हैं कि हमला मंसूबा बंदी के साथ किया गया। जिस तरीके से उन्होंने असॉल्ट किया वो लगता था कि जैसे हाथ जो है वो ट्रेंड हाथ हैं, अनाड़ी नहीं लग रहे थे। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है
तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला ये काम हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी पर हमले की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला पंजाब को तहकीकात की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने भी वाक़ये की मजम्मत की। अयाज अमीर साहब हमारे मुल्क के एक बहुत ही सीनियर और सच्चे सहाफ़ी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि सारी ज़िंदगी इनकी ज़बान और कलम ने हक़ और सदाकत की बात की है, और जो आज वाक़या पेश आया वो इंतहाई काबिल मसम्मत है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नामालूम हमला आवर को मालूम करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अयाज अमीर पर हमले को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। एक बयान में कहा, हुकूमत चली गई लेकिन इमरान खान की फस्तायत नहीं गई। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में PTI आज जलसा करेगी। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। तहाल पंडाल में कोई कारकुन नहीं पहुंच सका। समा के नुमाइंदे आदिल तनौली वहां पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आदिल, जलसे की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए? जी, इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की तमाम तैयारियां तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कुर्सियां लगा दी गई हैं ग्राउंड में, और 2 स्टेज बनाए गए हैं। एक स्टेज जो है मरकजी कायदीन के लिए और दूसरा दीगर रहनुमाओं के लिए बनाया गया है। स्टेज के ऊपर बड़ी स्क्रीन भी नस्ब की गई है। रात 9 बजे का वक्त दिया गया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है जलसा के शुरका से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जलसे की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 1500 से ज़्यादा एहलकार और अफसरान जो हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स परेड ग्राउंड के जो हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं। आदिल तनौली अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में बासा हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस गौस आज़म रोड मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। जगह जगह गड्ढे और धूल मिट्टी से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। बोलो मुल्तान में बता रही हैं बिस्मा मकसूद। मेरा नाम डॉक्टर बिस्मान मकसूद मोहल है। मैं यहाँ गौस आज़म रोड का रिहायशी हूँ, और यहाँ पे बेसिकली जो रोड की सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ही गैर मुनासिब सी है। ये रोड बज़ाहिर एक नहर की सूरत इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर पानी जमा हो जाता है, और जब भी यहाँ से गाड़ियाँ और बाइक्स वगैरह गुजरती हैं तो वो यहाँ पर हादसात का शिकार हो रही हैं। रोड बिल्कुल जी यहाँ पर मट्टी मट्टी हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे घरों में जो खाने पक रहे हैं इवन के उसमें तक मट्टी यहाँ पर जा रही है। लोगों के कारोबारी निज़ाम जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। हुकूमती इदारों से मेरी ये आखिरी अपील होगी कि काइंडली इस रोड की तरफ नज़र सानी की जाए, ताकि यहाँ पर जो भी हादसात वगैरह हो रहे हैं, ट्रैफिक रिलेटेड, जो भी ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ यहाँ पर पैदा हो रही हैं मट्टी की वजह से, और एक आम कारोबारी इंसान की जो एक इकनॉमिक एक्टिविटी है वो ऑन हॉल्ट है, तो उस चीज़ को काइंडली वो इंसान कैरी ऑन कर सके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पंजाब के खिता पोठोहार में अंगूर के जरिए इनकलाब लाने की तैयारियां जारी हैं। ये अंगूर इनकलाब कैसे आएगा और उसके क्या फ़ायदे होंगे, ये जानते हैं इस्लामाबाद से आबिद अली की रिपोर्ट में। रस से भरे मजेदार अंगूर जिन्हें खाने से मजा आएगा लीची, स्ट्रॉबेरी, आम, माल्टे या किसी दूसरे फल का, क्योंकि ये कोई आम अंगूर नहीं। फ्लेवर्ड ग्रेप्स के अलावा शुगरा, सुल्तानी, किंग रूबी, फ्लेम सीडलेस समेत अंगूर की 400 इकसाम मुख्तलिफ ममालिक से मंगवाई गई हैं, जो अब खित्ते पोठोहार में अंगूर इनकलाब लाने वाली हैं। ये है खित्ते पोठोहार में अंगूर इनकलाब का टेस्ट सेंटर, जहाँ पर टेस्टिंग के बाद बादशाहों के इस फल को पूरे खित्ते में फैलाया जा रहा है। जो हम अब बड़े फार्म्स बना रहे हैं, जो तकरीबन 100 कनाल, 200 कनाल, 500 कनाल तक फार्म्स की जो है ना जी लैंड हमने उसमें हम लगा रहे हैं, और हमें एक्सपोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। इस अंगूर इनकलाब में पंजाब हुकूमत काश्तकारों को 23,000 फी एकड़ माली मदद के साथ तकनीकी सहूलियात भी फराहम कर रही है। काश्तकारों को हर तरह की फनी रहनुमाई दे रही है। उससे पहले जो बागात लगा के दिए थे हुकूमत ने, उसके बाद अब जो है ना उनकी तरबियत कर रही है ताकि वो अच्छी प्रोडक्शन लें। अंगूर की इन 400 इकसाम में सबसे ज्यादा मजेदार मल्टी फ्लेवर्ड अंगूर हैं, जिनमें से मुतअद्दिद इकसाम ने फल देना भी शुरू कर दिया है। अंगूरों की मल्टी फ्लेवर्ड वैरायटीज पहले पाकिस्तान में काश्त नहीं होती थी, लेकिन अब काश्तकारों का कहना है कि उन्हें अगर मजीद सब्सिडी थोड़ी सी दी जाए तो इस तरह की कई वैरायटीज पाकिस्तान में मुतारिफ करवाई जा सकती हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद।
मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और आसिफ अली जरदारी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की है। बात कर लेते हैं मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा इस मुलाकात के बारे में। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रहायशगाह पहुंचे। उनके हमरा वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन भी थे। उन्होंने आसिफ अली जरदारी से उनकी वालदा की वफात पर जो है वो इज़हार ताज़ियत किया और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता रहनुमा और सूबाई वज़ीर कानून मलिक अहमद खान भी आसिफ अली जरदारी की रहायशगाह पहुंचे और उनकी वालदा पर ताज़ियत की। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल, अपडेट किया आपने। रुक करेंगे इस्लामाबाद का, जहां पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। 1 अरब 22 करोड़ रुपए की रकम है और इस वक्त हुकूमत जो है वो उसकी माली पोजीशन का हाल ये है कि 1-1 रुपए को जो है वो हम कर्ज मांग रहे हैं और इधर उधर जो है वो टैक्सेशन में पड़े हुए हैं। तो चलें इसको जो है वो 2 मरतबा कर दिया जाए, एक आधे इस साल कर दी जाए, आधे अगले साल कर दी जाए। लेकिन मैंने कहा कि ये रकम बड़ी है, तो फिर मामला ये है कि जिन लोगों ने वसूल करनी है, जिन लोगों का हक है, जिन लोगों का कर्ज है इस कौम के ऊपर, तो उनका भी तो हक उतना ही बड़ा है ना। तो हमें हर कीमत पे जो है वो सबसे पहले इस रकम को जो है वो अदा करना चाहिए। किसी और जो है वो किसी और जगह पे कट लगता है तो लगे, लेकिन ये रकम जो है वो हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो अदा करनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का ये तुर्रा इम्तियाज़ है। उन्होंने हमेशा जो है वो ठीक है असॉर्टी मेजर्स को वो हमेशा जो है वो तरजीह देते हैं और हमेशा उनकी ये कोशिश होती है कि अखराजात में जो है वो कमी लाई है। लेकिन इन मामलात में कभी भी उन्होंने जो है वो बुखल से या कभी भी जो है वो उन्होंने जो है वो इस तरह से नहीं किया कि इन चीज़ों को जो है वो डिले किया जाए। और जैसे ही ये बात मैंने जब बाकी आपके जो मुतालबात थे उनके साथ जब मैंने सबसे पहले इस बात को रखा कि सबसे पहले हमें अपने शुहदा को जो है वो उनका कर्ज जो है वो हमें अदा करना चाहिए, तो उन्होंने कोई दूसरी इसमें जो है वो बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये रकम 1 अरब 22 करोड़ क्या है, ये 22 अरब 1 करोड़ भी हो तो फिर भी हमें जो है वो इसी साल देनी चाहिए और 30 जून से जो है वो पहले ये जो है वो हकदारों तक जो है वो ये रकम जो है ये पहुंचनी चाहिए। आपके इल्म में है कि हमारे तकरीबन 80,000 के करीब जो है वो हमारे जो है वो शहरी शुहदा हैं जो हमने दहशतगर्दी के खिलाफ, जराइम पेशा लोगों के खिलाफ जो है वो हमने जंग लड़ी है। इसमें 80,000 के करीब जो है वो हमारे आम शहरी जो है वो शहीद हुए हैं। 12,000 से ऊपर जो है उन शुहदा की तादाद है जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, FC है, हमारी मुसल्लह अफवाज के हमारे नौजवान जवान और हमारे ऑफिसर्स हैं। इसी तरह से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अस्करी एजेंसीज हैं, उनके जो है वो शुहदा हैं। तो हमने इस कौम ने बहुत बड़ी कीमत जो है वो अदा की है और इस जानी कीमत के साथ साथ जो है वो तकरीबन 150 अरब रुपए के से ज़्यादा जो है वो हमने वो नुकसान उठाया है इकॉनमी के हिसाब से। और आज जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें ये चीज़ें भी जो है वो शामिल हैं कि हमने ना सिर्फ एक तरफ जो है वो शुहदा की सूरत में या वो हमने इंतहाई कीमती बेटों और भाइयों की कुर्बानी दी है इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इस मुल्क के वजूद को कायम रखने के लिए और साथ ही इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए हमने ये कीमती नजराने जो है वो हमने निछावर किए हैं और ये कुर्बानियाँ दी हैं। और उसके साथ साथ हमने इकॉनमी जो है उसको भी जो है वो आज जिस सूरत हाल में हम पहुँचे हुए हैं, जिस सूरत हाल हमें दरपेश है कि हम 1 अरब रुपए के लिए यानी 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो हम IMF के जो है वो साथ जो है वो नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगड़ी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है और वो अमदाद जो है वो जो देनी है किस्त उसने वो मेरा ख्याल है 1 या 1.5 अरब डॉलर है। और यहाँ पे हमने
पिछले सालों में 150 अरब डॉलर का जो है वो इकॉनमी के हिसाब से भी जो है वो हमने जो है वो नुकसान उठाया है। और आप यकीन करें कि ये पिछले दिनों में तकरीबन कोई 1 महीना जो है हमने अपनी भरपूर कोशिश की, हमने हर तरह से जो है वो हर जवाब पेश किया, हर आर्गूमेंट पेश किया कि हमें किसी न किसी तरह से जो है वो तेल की कीमतें जो है वो ना बढ़ानी पड़े, क्योंकि तेल की कीमतें वो बढ़ाने से जो है वो लाजमी अमल है कि उससे महंगाई का जो सैलाब आया है या आना था उसमें आम आदमी जो है वो मुतासर होता। हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पे PMLN की लीडरशिप जो है किसी तौर पे भी हम ये नहीं चाहते थे कि हम जो है वो इस सूरत हाल से दो चार हों और जो है वो हम इन कीमतों को जो है वो बढ़ाएं। हमने ये भी सोचा और एक से ज़ायद बार सोचा और हमने ये फैसला भी किया कि हमें इस काम को करने की बजाय हमें जो है वो इलेक्शन में चले जाना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें अगर अगले 3 माह जो है वो इस मुल्क को केयर टेकर सेटअप के हवाले करते हैं तो फिर भी ये सूरत हाल सामने आ रही थी और तमाम इकॉनमिस्ट ये कह रहे थे कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ये आप इलेक्शन ढूंढते फिरेंगे, इलेक्शन वेक्शन आपको कोई नहीं मिलेगा और जब मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो फिर जो अनारकी और जो अफरा तफरी जो है वो मुल्क में फैलेगी उसका फिर जो है वो कोई अजादा नहीं होगा किसी के पास। आपको हर कीमत पे IMF के साथ एक ये एग्रीमेंट करना है और अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर ये मेल्ट डाउन होगा। ये वो मजबूरी थी और ये वो मजबूरी है कि इस मजबूरी के तहत जो है वो हमें फिर इस तरफ जो है वो आना पड़ा। अगर हमें ये मौका मिलता या हमें ये अपॉर्चुनिटी अवेल होती कि हम इससे बच सकते तो हम वल्लाह इससे बचना चाहते थे और हम ये नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि जी हमने कीमतें बढ़ाई हैं और उन कीमतों की बढ़ने की वजह से जो है वो महंगाई है। और ये इसमें कोई शुबा नहीं कि ये IMF का मुआहदा जो है ये इल नेगोशिएटेड था, इसके ऊपर सही तौर पे नेगोशिएशन नहीं हुई, इसके ऊपर सही तौर पे फिर अमल भी नहीं हुआ। इस अमल को अगर पिछले 3 सालों में बदतरीन जो है वो बेहतर अंदाज से किया जाता तो शायद आज हमें इस किस्म की सूरत हाल से जो है वो सामना ना करना पड़ता। एक तो मुआहदा गलत किया, लेट किया और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद में ऐसी जो है वो खामियाँ छोड़ी गई और उसके बाद फिर अब जो है वो वही बात के अब जो है वो एक और नया बयानिया जो है वो लेके जी देखे जी ये हो गया है वो हो गया। मैं आपकी इस मजलिस को और अपने शुहदा की इस तकरीब को जिसमें हम उनकी इज़्ज़त, उनके एहतराम, उनके शुक्रिया, मैं तो बिल्कुल अपने जहन में ये रखता हूँ कि हम इन शुहदा का शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि वो यकीनन जिस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ज़िंदा है, हमें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, वो हम में मौजूद हैं, हम उनको जो है वो महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो मैं इस तकरीब को जो है वो ये सियासी तौर पे जो है वो ज़्यादा जो है वो बात नहीं करनी चाहता, लेकिन मैंने ये बात इसलिए की है कि यकीनन आप भी जो है वो इन चीज़ों से मुतासर हैं, आप भी उस महंगाई से जो तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से जो है वो पैदा हुई है उसको आप भी फेस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इसके ऊपर बात की है। लेकिन मैं ये बात भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस मुल्क की जो इकॉनमी है, इस मुल्क की इकॉनमी भी और इस मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ये पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं है। जब तक तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं वो सर जोड़ के नहीं बैठेंगी, जब तक वो इस बात को ये महसूस नहीं करेगी कि हमने कौम को, मुल्क को जो है वो इस भंवर से निकालना है, तो उस वक्त तक इसका हल जो है वो शायद किसी के लिए जो है वो मुमकिन नहीं होगा। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी कुव्वतें इस मुल्क में, तमाम सियासी जमातें, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, सारे जो है वो एक जगह पे बैठे, सारे जो है वो सर जोड़ के बैठे। सिर्फ एक फर्द बात है कि जो अनारकी, अफरा तफरी और फसाद फिल अर्ज के ऊपर जो है वो बजिद है, वो सबको गालियां देता है, वो सबको बुरा कहता है, सिर्फ अपने आप को जो है वो अच्छा समझता है, किसी के साथ जो है वो बैठने को तैयार नहीं है।
हर किसी को कहता है कि मैं फलां को भी नहीं छोड़ूंगा, फलां को भी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि एक इंसान जो है वो क्या कर सकता है? मैं कहूँ मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, वो भाई मेरी औकात क्या है? आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सना इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क में अमन व अमान शोधा की कुर्बानियों की मरून मिन्नत है। शोधा के वर्सा की हर तरह की देखभाल करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 शोधा की कुर्बानियाँ हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।